हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन 4 टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम लोग एप्लीकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। सपोज ये कोई आपका ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको नीचे कॉइन पड़ा हुआ है, या आपका कोई कॉइन है इसके नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो इसकी हाइट है, जो ये कॉइन है, ये वाटर लेवल पे कितना, इसका जो हाइट है वो टी है, टी डेप्थ है इसकी, एक्चुअल डेप्थ। ये कैसी है? एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने इस सिक्के को देखा, ठीक है। मैंने इस सिक्के को देखा तो सबसे पहले मैं देखा इस सिक्के से जो पहले स्ट्रेट रे निकली, जो सीधी रे निकली वो अनडेविएटेड निकली, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकली तो ये अनडेविएटेड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसका म्यू मीडियम है और इसका जो एयर का मीडियम है वो है 1, ठीक है। ये आपका मीडियम, इसका म्यू है, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो ये अनडेविएटेड निकल गई, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आइस के अंदर जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से एंगल पे बेंड करा देते हैं। यहाँ से एक लाइट रे निकले, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज बनानी है तो मुझे टू रेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये दूसरी रे यहाँ से निकाली, ये इसका, यहाँ पे ये देखिए, ये इसका हो गया इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, ये उसका हो गया रिफ्रैक्टेड रे जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका इंसिडेंट एंगल है, ये इसका रिफ्रैक्टेड। देखिए ये रे एक्चुअल तो मीट कर नहीं रही, ठीक है। पीछे तो जाकर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो ये एक्चुअल में कभी नहीं मीट करेंगे, लेकिन जब मैं इसको पीछे से मीट करा दूंगी तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज बन गई। तो हमको ये जो सिक्का है ये हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ होती है इसकी इमेज की, ये होती है एपरेंट डेप्थ। इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी, चूंकि हाँ आंख हम लोग की बहुत छोटी होती है तो ए बी जो है बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ, और यहाँ पे ये आपकी आई इमेज है। ये अच्छा, ये देखिए अगर हम यहाँ पे ये देखें, अगर ये इसका आई है तो क्या ये इसका आई होगा? ये दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट करेगी तो इसका इंटीरियर एंगल देखिए आई आई दोनों बराबर होंगे। अब इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, देखिए अगर ये आर है तो ये भी आपका आर होगा, ठीक है। तो इन देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप जब देखेंगे, इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, इसमें देखिए ये आई आई दोनों बराबर होंगे और ये आर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सबसे पहला बात जो मुझे इसमें लिखनी है, सिंस ए बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सिंस ए एंड बी आर वेरी close to each other so that both the rays enter into the eye, ठीक है। जब ये बहुत क्लोज होंगे तभी तो आंखों में एंटर कर पाएंगे, वरना आंखों में एंटर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है तो हम इस वाले पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो देखिए जब ये रे यहाँ से निकली तो नॉर्मल के साथ इसने आई एंगल बनाया, और रिफ्रैक्शन के बाद ये, तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, अंदर वाले पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आई, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, ऊपर वाले का म्यू था, अपॉन साइन आर, साइन, ये सब इन्वर्सली रिलेट होते हैं, ठीक है। तो 1 बाई, देखिए साइन आई का अपोजिट जाएगा, साइन आई का कितना है, नीचे म्यू जाना चाहिए इसका, तो यहाँ पे हम लोग इसका म्यू बना लेते हैं 1 बाई म्यू। आर का जो है बाहर वाले का कितना था, बाहर वाले का 1 था तो हमने 1 लिख दिया, तो ये 1 बाई म्यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन आई हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो आपका साइन आई है इसको निकाल, साइन आई में ए बी अपॉन ए बी, अब परपेंड, और ये इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। ये आपने पहली इक्वेशन इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इन ट्रायंगल इमेज वाले में देख लेते हैं ए आई बी, ठीक है, ए आई बी। इसमें साइन आर आपका कितना हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू ए बी, और का हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, बी आई, ए बी अपॉन बी आई, साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई।
जब इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ए बी अपॉन ओ बी इंटू का बी आई अपॉन ए बी। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये बोला था कि ये जो ए बी हैं ये बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो बी आई किसके बराबर होगा, ए आई बी, ये जो बी आई हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो बी आई होगा ये आपका कहीं ना कहीं ए आई के बराबर होगा। तो बी आई को हम लोग लिख लेते हैं ए आई, साइन आई इज इक्वल टू आई अपॉन साइन आर, बी आई इज इक्वल टू ए आई, और ओ बी कितना होगा आपका, ओ बी जो होगा वो आपका ओ ए के बराबर होगा, ए ओ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बातें देखी, क्योंकि बताएं आँख हमारी बहुत छोटी होती है और उसमें जाके जब रे मीट करती हैं, ठीक है, तो हम उसको लगभग उसके बराबर ही मान लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ देखिए ए आई आपका कितना है, ए आई की वैल्यू जो है वो आपकी है ये डी, और ए ओ की वैल्यू कितनी है वो है टी, तो ए ओ की ए आई की वैल्यू है डी और ए ओ की है टी, और साइन आई अपॉन साइन आर कितना है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू आपने निकाली 1/μ। ठीक है, तो अपेरेंट डेप्थ अगर आप लोग निकालेंगे तो t/μ, दिस इज द इक्वेशन, t इज इक्वल टू t/μ। अब मुझे अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल शिफ्ट, हाउ यू विल फाइंड आउट द, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन μ, ये होती है अपेरेंट डेप्थ। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल शिफ्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, कि ये जो हमारा इमेज है ये कितनी शिफ्ट हुई, पहले इसकी डेप्थ थी टी, अब ये ऊपर कितनी शिफ्ट हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो ये सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हो, ये आपके ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इसकी आई शिफ्ट हो गई, ये टोटल इसकी जो थी वो टी थी और इसकी जो डेप्थ थी वो डी थी। ठीक है, तो डी आपका निकाला आप लोगों ने t/μ। अब ये जो आपका होगा बचा हुआ, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट को, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी माइनस डी, टोटल टी माइनस डी, तो डी आपका कितना, टी इज इक्वल टू t/μ, टी बाहर निकाल लीजिए 1 - 1/μ, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अपेरेंट डेप्थ पूछी गई है, नॉर्मल शिफ्ट पूछा गया है, तो नॉर्मल शिफ्ट आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू t1 - 1/μ, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे कंपाउंड मीडियम आपको गिवन है। ठीक है, अगर मुझे उसका नॉर्मल शिफ्ट निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज कंपाउंड मीडियम के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसके देखिए ये अलग अलग मीडियम है, इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, μ1 μ2 μ3। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो t1 है, इसकी थिकनेस है t2 है, इसकी थिकनेस है t3। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसकी जो इमेज बनी है वो यहाँ पे बनी है, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, ये इसका होगा नॉर्मल शिफ्ट, ये जो है नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स के बराबर है, इन सबका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इनकी थिकनेस दी हुई है। तो आपने देखा है कि जो नॉर्मल शिफ्ट हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी नॉर्मल शिफ्ट, आपने ये तीनों का जो शिफ्ट होगा उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले का है t1 1 - 1/μ1 प्लस t2 1 - 1/μ2 प्लस t3 1 - 1/μ3, ये दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट, जो x की वैल्यू आपको निकालनी थी। यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड मीडियम आपको गिवन होगा तो आप लोग इस तरह से इसका शिफ्ट निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स अ medium with refractive index 1.5, what will be the frequency and wavelength of light in the medium। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले लैम्डा, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले आप लोग लिख लीजिए। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 10 to the power -9, जस्ट मिनट, 10 to the power -9 मीटर। दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे म्यू की दी हुई है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा,
तो न्यूज़ कितना हो गया सी बाई लैम्डा, सी आपका कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर -9, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/600 इंटू 10 टू द पावर 17, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो 3/6 इंटू 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15, तो जब 10 टू द पावर देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ -15 नहीं +15 होगा, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर 15, 1/2 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ये इसकी आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन जब आपका मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है म्यू इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद द चेंज इन मीडियम न्यू डैश, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कभी नहीं चेंज होती है, लेकिन जो आपका वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो आपका जब मीडियम चेंज होगा तो लैम्डा डैश आपका कितना हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा आपका कितना 600 इंटू 10 टू द पावर -9, म्यू आपका कितना 1.5, इसको जीरो कर लेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 600 आ गया तो आप इसके अच्छा आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 400 नैनोमीटर भी कर सकते हैं, 400 इंटू 10 टू द पावर -9 है तो 400 नैनोमीटर भी कर सकते हैं। दिस इज 400 इंटू 10 टू द पावर -9, दिस इज 400 नैनोमीटर। तो ये आपका जो मीडियम के साथ आपका जो लैम्डा चेंज हुआ वो इस तरह से चेंज हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, the refractive index of a glass is 1.5 and that of water is 1.3 if the speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, what is the स्पीड इन द ग्लास, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, म्यू आपने आपको बताया था म्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाले, देखिए मेरे पास दो मीडियम है, एक तो ग्लास है मेरा, दूसरा वाटर है। तो सबसे पहले म्यू जी हम लोग निकाल लेते हैं। म्यू जी आपका कितना है, देखो म्यू जी में आपको कितना दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई वी। तो इसको वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, जी का वी जी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5 हो जाएगा। अब हम लोग म्यू डब्ल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे म्यू डब्ल्यू आपका कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी बाई वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू आपका कैसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है आपको 1.3, तो वी जी अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 1.5। अच्छा वेलोसिटी आपकी किसकी गिवन है, वाटर की वेलोसिटी आपको गिवन है, तो वी आपका हो जाएगा 1.3 अपॉन 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर आपकी कितनी गिवन है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 15 1 15 5.15, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर जब 1.95 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ग्लास में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी इसके बारे में बात करें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट filled with a liquid of refractive index 1.3 and 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें गिवन क्या है आपको, एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एपरेंट डेप्थ आपकी मतलब डी आपको गिवन है 7.7 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है
1.3। आपको पता है अपरेंट डेप्थ आप लोग कैसे निकालते हैं, टी बाई म्यू करके निकालते हैं, लेकिन आपको अपरेंट डेप्थ गिवन है तो आपको एक्चुअल डेप्थ आपको निकालनी है, टी इज इक्वल टू डी इंटू म्यू। डी आपको कितना गिवन है 7.7 इंटू 1.3। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं 1900 यहाँ पे 10.01 इसकी एक्चुअल डेप्थ जो होगी वो 10.01 होगी, और जो अपरेंट डेप्थ इसकी गिवन थी वो 7.7 थी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, या इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्लास में करने की। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ये जब आपकी लाइट टोटल इंटरनल, नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सपोज मैंने कोई लाइट आ रही है, वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, ये किस तरह से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपकी कोई लाइट है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है। इसका हम लोग μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है। यहाँ पे आपने इसका इंसिडेंट एंगल बनाया, तो इंसिडेंट एंगल किस तरह से बनेगा, ये आपका आई एंगल बन गया। तो जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द जो नॉर्मल जब शिफ्ट हो गई तो ये आर बन गया इसका। ठीक है, अब एक्चुअली में तो इसको ऐसे जाना था, ठीक है, लेकिन ये इधर चली गई। इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई सी, इसके बराबर कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर निकल गई, नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल पे निकल गई। इस आई सी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। हम लोग TIR कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है, हम लोग μ1 को देखो रेयरर मान रहे हैं, μ2 को μ1 को रेयरर, मू2 को डेंसर मान रहे हैं। यहाँ पे जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई के अपोजिट में आपका कितना है, साइन आई के अपोजिट में आपका है μ1। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में μ1, ऊपर आएगा μ2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्नेल्स लॉ जैसे ही लगाया, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका क्रिटिकल एंगल की थोड़ी बहुत डेफिनेशन जान सकते हैं कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाने के बाद μ2 बाई μ1 आ गया। ठीक है, तो ये आपने स्नेल्स लॉ से इसके ये क्वेश्चन निकाली। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल जानते हैं क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, it is the angle of incidence in the denser medium at which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium is called critical angle। ठीक है, ये वो एंगल होता है जहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो रेयर मीडियम में नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड, और जिस एंगल पे ये होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द denser medium at which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium is called critical angle। At critical angle the refracted ray passes along the surface। यहाँ पे लिख सकते हैं at critical angle the refracted ray passes through the surface। कोई भी रिफ्रैक्टेड रे वो सरफेस के थ्रू पास कर जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम मुझे TIR कराना। पहले तो हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के बारे में जाना, अब हम लोग बात करते हैं TIR होता क्या है। ठीक है, तो TIR हम लोग कैसे कराते हैं, TIR। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एंगल मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़ा किया, ये एंगल I इज ग्रेटर देन IC, ये क्या हुआ, अपने ही मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग बोलते हैं TIR। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये सपोज ये आपका कोई सरफेस है, मैंने यहाँ पे TIR दिखाने की कोशिश की है। अब मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से इस तरह से लाइट इंसिडेंट कराई, ये आई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गया, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई बराबर IC कर दिया, आई बराबर IC, ये क्या हुआ 90 डिग्री, नॉर्मल के साथ इसने बनाया 90 डिग्री, यहाँ पे इसने बना दिया नॉर्मल के साथ
ये बन गया इसका 90 डिग्री, ये इंसिडेंट था, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ठीक है। तो ये बन गया इसका 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से बढ़ाया तो ये क्या हुआ, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। नॉर्मल के साथ इसका ये एंगल, ये देखिए आई था, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका नॉर्मल के साथ एंगल था, जो नॉर्मल के साथ एंगल हो गया, तो वो क्या हुआ, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई। इसी को हम लोग बोलते हैं टी आई आर, कि किसी भी द फिनोमिना ऑफ, यहाँ पे हम लोग टी आई आर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ bending of light in the same medium when it travels from denser to rarer medium at an angle greater than critical angle of that medium, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड टी आई आर, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल एंगल हमको मुझे लिखना होगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये आपकी कोई सरफेस है, ये नॉर्मल है, मैंने क्रिटिकल एंगल से इसको बनाया, ये आपका आईसी है, इसने नॉर्मल के साथ कितना बनाया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे वो स्नेल्स लॉ लगाना होगा, यहाँ पे म्यू टू, ये आपका म्यू वन है, ये आपका म्यू टू है, यहाँ पे आपका म्यू वन की जो म्यू टू की वैल्यू है वो म्यू वन से बड़ी है, ठीक है। तो अब हमने स्नेल्स लॉ यहाँ पे जब लगाया था, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन आई सी इज इक्वल टू, ये आपका म्यू वन था रेयर मीडियम, ये था डेंसर मीडियम, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। तो आई सी आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। यह आपने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया यहाँ पे, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई रेयरर मीडियम हमारा एयर हो जाए, ठीक है, कोई ग्लास है, अगर वो रेयरर मीडियम हमारा एयर हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी आई आर तो हम लोगों ने देख लिया, क्रिटिकल एंगल भी हम लोगों ने निकाल लिया, कैसे निकालेंगे। अब क्या हुआ, ये आपकी कोई सरफेस है, ये म्यू वन जो है वो आपका वन है, जो एयर मीडियम है, ये आपका ग्लास था म्यू टू, इसका जो मीडियम है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, जो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स वन बाई म्यू, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। यहाँ हम लोग ऊपर क्या लगते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो म्यू वन की वैल्यू हो गई वन और नीचे का हो गया म्यू वन। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल घट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। म्यू अगर बढ़ा देंगे तो क्रिटिकल एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ टी आई आर, ठीक है। टी आई आर कराने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, कंडीशन ऑफ टी आई आर, इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब सेकंड जो कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक, इसकी दो कंडीशन होती है, तो पहले बात तो लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर कर लेते हैं। टी आई आर में होता क्या है, टी आई आर तो आपको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड टी आई आर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग जब भी कभी, ये कहाँ पे होता है मिराज फॉर्मेशन, इन हॉट समर डेज। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो आपकी रेगिस्तान में जैसे बहुत गर्म वाली जगह पे क्या होता है, सपोज ये आपका पेड़ बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें मिराज फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि यहाँ के जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए पार्टिकल्स तो हर जगह होते हैं, जो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये आपकी जो सरफेस गर्म हो जाती है तो यहाँ पे जो नीचे वाले पार्टिकल हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, और जो गर्म वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर जाने लगते हैं। ये पार्टिकल जब ऊपर जाने लगते हैं तो ये, और ठंडे पार्टिकल आपके नीचे आने लगते हैं। ये ऊपर वाले कोल्ड पार्टिकल मूव्स डाउनवर्ड एंड हॉट पार्टिकल्स
मूव्स अपवर्ड, ठीक है, हॉट पार्टिकल्स ऊपर जाने लगते हैं, तो यहाँ का जो फॉर्मेशन होता है, जो हॉट पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ये बन जाता है मेरा डेंसर, ये बन जाता है मेरा डेंसर मीडियम, और जो नीचे वाला बन जाता है मेरा रेयरर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकली तो ये TIR करते हुए निकलती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर, फिर हमने बनाया, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर ये क्या हुआ, जब इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेरी आईज है, यहाँ पे आंख लगी हुई है मेरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे इसका एंगल बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे इसका एंगल बढ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपने ही सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और मुझे उसके ऐसा लगने लगता है कि ये पेड़ मुझे उल्टा दिख रहा है, ठीक है, नीचे लाइक एक लेक की तरह मुझे दिखने लगता है और ये पेड़ मुझे उल्टा दिखने लगता है, क्योंकि TIR की वजह से ये मुझे इमेज दिखने लगती है इसकी उल्टी, इन द मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। ऊपर वाला डेंसर मीडियम, नीचे वाला रेयरर मीडियम, ये हॉट पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, कोल्ड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, तो डेंसर से मीडियम, डेंसर से रेयरर जब लाइट ट्रेवल करने लगती है तो एक टाइम के बाद जब उसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल बन जाता है तो वो TIR हो जाता है, इसकी वजह से मुझे जो है ये पेड़ उल्टा दिखने लगता है और ऐसा लगता है कि ये लेक की वजह से इसकी जो है मुझे इमेज दिख रही है नीचे, ठीक है, जैसा लगता है मुझे लेक में इमेज दिख रही है इसकी। अब अगला जो हमारा एप्लीकेशन है इसका, अगला एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टोटली, सेकेंड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। इसके जो प्रिज्म के एंगल हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री प्रिज्म, ठीक है। तो ये प्रिज्म आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री, ये आपका होता है 45 डिग्री, ये होता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और जो प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पार्ट देखते हैं, टू डेविएट अ रे थ्रू, टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। अब ये देखिए, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये दोनों एंगल आपके 45 डिग्री हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, कोई रे इस तरह से इंसिडेंट कर गई, ठीक है। तो ये तो पहली बात, तो ये इस तरह से सीधे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे जाएगी, ठीक है, तो अब ये इसका क्या होगा, TIR हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, तो जो इसका क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है तो अब ये TIR कर जाएगी, तो यहाँ से इस तरह से ये निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा पूरा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 45, जब ये लाइट आपकी इंसिडेंट करेगी नॉर्मल के थ्रू, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है तो ये अंदर ही अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है TIR का। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री, सेकेंड पार्ट इज टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री में कैसे हम लोग इसको डेविएट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्रिज्म बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये इसका 90 डिग्री एंगल है, दिस इज़ द 90 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे लाइट जब इस तरह से गई, जब आपने नॉर्मल बनाया तो ये अपने ही मीडियम में बेंड हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आपने नॉर्मल बनाया तो ये क्या हो गई, TIR करे, इसने डबल TIR किया, ठीक है। तो यहाँ से गई, फिर अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से TIR हुआ, फिर यहाँ गई तो डेंसर से रेयरर में फिर इसका TIR हो गया, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था तो ये TIR कर दिया। अब इसका डेविएशन कैसा हो गया, ये आपका हो गया, ये इधर से जा रही थी इधर से बाहर निकल, तो इसका डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, ये सब सारे पार्ट आपके पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, वरना थर्ड पार्ट इज, थर्ड में क्या है, टू डेविएट थ्रू 0 डिग्री। 0 डिग्री से मुझे अगर डेविएट कराना होगा तो मैं प्रिज्म को कुछ इस तरह से रखूंगी, ये आपका 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लाइट रे इंसिडेंट कराई, ये नॉर्मल बनाया, ये जैसे डेंसर से जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में गए तो ये कैसी गई, ये
टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, तो ये इस तरह से गई यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इसने क्या किया, डेंसर से रेयर जाने लगी तो इसका इंटरनल TIR हो गया, यहाँ से इधर गई, फिर हमने नॉर्मल बनाया तो यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये सीधे निकल गई। ठीक है, तो इसका ये 180 डिग्री, ये इसका 0 डिग्री, यहाँ से गई थी यहीं से निकल गई, तो ये उसका 0 डिग्री हो गया डेविएशन। अब हम लोग बात करते हैं स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। डायमंड स्पार्कलिंग क्यों करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये क्या होता, लाइट अंडरगोज, इसमें होता क्या, लाइट अंडरगोज मल्टीपल TIR इन द डायमंड ड्यू टू स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, और जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है, डायमंड का IC, वो 24 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है ग्लास का। ठीक है, स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 24 डिग्री एंड कम्स आउट फ्रॉम द फ्यू फेसेस एंड डायमंड स्पार्कल फ्रॉम दैट फेस, स्पार्कल फ्रॉम दैट फेस। ठीक है, तो ये डायमंड सपोज मैं बना के देखती हूँ इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, किसी एक ही पार्ट से बार बार TIR होता रहता है। ठीक है, ये आपका कोई डायमंड है, मैंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट की, यहाँ पे आपकी लाइट इस तरह से इंसिडेंट की, TIR हुआ यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह गई, फिर आपका TIR हो गया। ठीक है, फिर आपने एक लाइट रे और इंसिडेंट करा दी यहाँ पे, फिर इसका TIR हो गया। तो ये देखिए, किसी एक फेस से इसकी सारी रेज बाहर आती हैं, तो वो मुझे बहुत स्पार्कलिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल TIR होते हैं, इस वजह से इसमें स्पार्कलिंग होती है। नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, इसमें भी TIR का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है। ये आपका कोई केबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर, इसके ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं क्लैडिंग, इसे हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। और ये जो ऊपर लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं बफर कोटिंग, दिस इज कॉल्ड बफर कोटिंग। ये क्यों यूज होता है, टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। ठीक है, और ये जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू 1.52 होता है, और जो क्लैडिंग का होता है म्यू इक्वल टू 1.48 होता है इसका रिफ्रैक्टिव। तो देखिए, डांसर से रेयर में जा रही है। ठीक है, तो TIR होते हुए जाएगी ये, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इट इज यूज टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, देखिए, पहला कोर होता है, क्लैडिंग और बफर कोटिंग। बफर कोटिंग टू प्रिवेंट सिग्नल, इसको क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट सिग्नल। ठीक है, या कह सकते हैं लॉस ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल। इसको हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि इसमें कोई सिग्नल का लॉस ना हो, और ये हमारा पूरा सिग्नल ऐसे अंदर से TIR करते हुए हमारा निकल जाएगा। देखिए, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नीचे वाले का ज़्यादा है, तो मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, तो आपका TIR करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।